तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 को यदि हम देखते हैं तो ऐसा कोई बहुत परेशान करने वाली आपका एक्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा एक्ट है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी 43 धाराएं हैं, धाराओं में थोड़ा बड़ा दिखता है लेकिन काम की बातें कम ही। तो शुरुआत की यदि हम बातचीत करते हैं, शुरुआत की इन द सेंस की इसके तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कुछ चीज़ें आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो पूछ लेता है कभी कभी कि कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं, 43 धाराएं हैं, ठीक है। 1994 का अधिनियम क्रमांक 10 है ये, ठीक है ना, 1994 का ये अधिनियम क्रमांक 10 है, ठीक है ना। नाम इसका ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 93 है लेकिन 1994 का ये अधिनियम क्रमांक 10 है। ये थोड़ा सा अलग चीज है क्योंकि जनरली आप अधिकांश पढ़ते हो कि अधिनियम क्रमांक लगभग उसी सन का रहता है और इसमें अधिनियम क्रमांक जो है तो साइटेशन है 93 और अधिनियम क्रमांक है 94 का। तो ये क्या होता है ना कि यहाँ पर बच्चा जनरली एक दिमाग में उसके रहता है कि यार उसी साल का तो होगा, तो 93 लगा के आता है जबकि ये 94 लिखा है। तो ये थोड़ा सा अंडरलाइन वाला चीज है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति की जो सहमति है 8 जनवरी 1994 को मिली, ठीक है, लेकिन इसके बारे में सबसे मजेदार बात चीज ये है कि लागू कब हुआ, ये 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। ये मजेदार बात, राष्ट्रपति की सहमति बाद में मिली, लागू पहले हो गया। तो कैसे लागू हुआ होगा, तो देखो समझना, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 353। कौन सा आर्टिकल है, 353। 353 कहता है कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशन के आधार पर जो विधि बनती है, दो बातें कहता है, तो उस पर विधि कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, पहली चीज। अंतरराष्ट्रीय संविदा पर आधारित विधि पार्लियामेंट बनाएगा और दूसरी वो संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। तो उसी विधि का, और उस समय जो अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था, हाँ, तो उसी विधि का सहारा ले करके कह सकते हो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट को एप्लीकेबल किया गया था, लागू किया गया था बाय ऑर्डिनेंस। किसके द्वारा, अध्यादेश के द्वारा। अध्यादेश यानी राष्ट्रपति ने अध्यादेश निकाला था, ठीक है ना। अब अध्यादेश के द्वारा आपको पता है कि जैसे अध्यादेश जारी किया जाता है वो विधि का बल उसको प्राप्त हो जाता है। तो विधि का बल प्राप्त हो जाता है, तो अध्यादेश कब निकाला गया था, 28 सितंबर 1993। तो उसी पर्टिकुलर तारीख से जो है तो ये क्या हो गया, लागू हो गया। बाद में फिर उसमें प्रक्रिया है कि बाद में वो दोनों सदनों पर जाता है अप्रूवल के लिए, अप्रूवल हो जाता है, फिर राष्ट्रपति ने साइन कब किया, 8 जनवरी 1994 को। इसीलिए ये औपचारिक स्वीकृति होती है क्योंकि तो ये चीज यहाँ बताया गया। और जैसे ही ये 8 जनवरी 1994 को साइन हो गया तो लास्ट की धारा वही आप देखोगे, तो फिर वो अध्यादेश जो पहले निकला था 43 धारा देखोगे तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन जो ऑर्डिनेंस निकला था वो क्या हो गया, रिपील हो गया, हट गया, निरसित हो गया और उसकी जगह जो है तो इस एक्ट ने जगह ले ली। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, 5 दिसंबर को कभी एग्जाम हो जाए तो ये आसपास की डेट है, कहीं पूछ ले तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। देन अगली बातचीत करते हैं। तो चूंकि मैंने आपको बता ही दिया कि संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल है, ये कब से, यानी कि 28 सितंबर जब से लागू है, संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल है, तब से ये संपूर्ण भारत पर लागू है, ठीक है ना। क्योंकि आर्टिकल 253, मैंने यहाँ पे गलत आर्टिकल दिया था, सॉरी, मुझे माफ करना, थोड़ा मुझे कभी कभी गलती करता हूँ, 253 आर्टिकल, हाँ यार, क्योंकि वो मुझे अब याद है ना कि वो 200 कोई टोक भी नहीं रहा, 245 से 200, 353 में नहीं है, 253 है, ठीक है ना। चलिए 253 आर्टिकल 253, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका ये आर्टिकल इस प्रकार से बातचीत यहाँ पे कहते हैं। डेफिनेशन क्लॉज में बातचीत करते हैं। आर्म फोर्स, सशस्त्र बल को डिफाइन किया गया है 2A में, कोई तकलीफ की परिभाषा नहीं है। अध्यक्ष, मुख्य आयुक्त, अब ये जो काम की परिभाषा है, चीफ चेयरमैन, BA, तो BA में जो है तो चीफ जो कमिश्नर की बातचीत करता है, चीफ कमिश्नर की बातचीत करता है, हिंदी में देखोगे तो वहां पे कहता है आपका मुख्य आयुक्त। तो यहाँ पर एक एक्ट बताया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट जो आयुक्त है यहाँ पे अभिप्रेत है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी रेफर इन द सबसेक्शन 1 द सेक्शन 25 द राइट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट की 2016 के तहत इसको नियुक्त किया जाता है, इसको यहाँ पे बोला गया है। एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद अगली बातचीत यहाँ पे ह्यूमन राइट 2D में ह्यूमन राइट को डिफाइन किया गया है। तो देखो मानवाधिकार 3 तरीके से हमें मिलता है, ठीक है ना। ह्यूमन राइट 2D में 2 बातें कहता है, बहुत शार्ट में बता देता हूँ। पहला तो कहता है मानवाधिकार हमें 3 तरीकों से मिलता है। किन 3 तरीकों से? तो देखोगे वहां पे पहला कहता है बाई संविधान द्वारा, ठीक है ना। तो पहला होता है संविधान द्वारा, संविधान द्वारा। दूसरा देखो वहां पे कहता है न्यायालय द्वारा, सॉरी संविधान, संविधान संविधा ऐसा लिखो पहले, संविधा और न्यायालय। 3 लोग हमें मानवाधिकार प्रदान करते हैं। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उसको लिखा है गारंटीकृत अधिकार। तो गारंटीकृत अधिकार कौन से है? आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना। तो संविधान के द्वारा हमें जो है तो भाग 3 और संविदा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं उनके द्वारा, और तीसरा कोर्ट। तो कोर्ट का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना कि कोर्ट का मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जनरली काम करता है। तो ये बात यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। देन अगली बातचीत करते हैं, तो ये किससे संबंधित होता है? 4 चीजों से संबंधित होता है, जीवन, स्वतंत्रता, समता और गरिमा। तो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ LLED, लाइफ, लिबर्टी, इक्विटी और डिग्निटी। जीवन, स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी। तो जीवन, जीवन और स्वतंत्रता, समता और गरिमा, तो ये 4 चीजों पर आधारित आपका 2D में कहता है ह्यूमन राइट्स। पूछ ले कभी तो मैंने बता दिया। 2E में कहता है ह्यूमन राइट कोड, धारा 30 के तहत नियुक्त न्यायालय ह्यूमन राइट कोड। इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो यहाँ पर देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन में संयुक्त राष्ट्र मतलब वही सिविल राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय पर संविदा, और उसमें 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार की गई। उसको अंडरलाइन लगा लेना, 16 दिसंबर 1966 को जो रेटिफाई किया गया है प्रसंविदा को, ठीक है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा उसको यहाँ पर बोलता है और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट है, जैसे कि आपका ये 2019 में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, इसको शामिल किया गया है। तो 6 GA हिंदी में देखोगे तो इंग्लिश में GA लिखा है, तो पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग क्या बोलता है? अब देखो इसको मैंने आपको बताया, इनको पहले मैंने पढ़ाया था तो उनको मैंने बताया था कि इनको ऐसा याद कर लो कि जो अधिनियम के तहत नियुक्त आयोग है उनको अलग लिख लो, और जो आपका संविधान के तहत नियुक्त आयोग है उनको अलग लिख लो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार के आयोग जो है तो जो आयोग बताए गए हैं इनमें कभी ओटी बन सकता है। तो एक तो अधिनियम के तहत नियुक्त है, अधिनियम यानी किसी एक्ट के तहत, और दूसरे हैं संविधान के तहत, ठीक है ना। तो अधिनियम के तहत में आप देखो सबसे पहला आपको यही मिलेगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो आयोग अधिनियम 1993, यानी कि आपका वही है कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना। तो आपका 2GA, तो 2GA ये किसके तहत नियुक्त हो रहा है? आपका अधिनियम के तहत, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना। तो बैकवर्ड क्लास के बारे में आपकी यहाँ पे बातचीत करता है, ठीक है ना। तो इसको अपन इसको आप इसको बैकवर्ड क्लास को ऐसा पूरा इजीली क्लियर हो जाएगा, OBC, तो आपको पता रहेगा किसके बारे में बातचीत करता है। तो ये 2GA में कहता है। देन अगली चीज देखोगे तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो ये भी जो है तो नेशनल माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है ना। तो आपका ये कहाँ बताया गया है? अल्पसंख्यक जो है तो आपका H में। तो 2H में इसके बारे में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की जो है तो बातचीत करता है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज 2H में बातचीत ये करता है। फिर अगली चीज देखो यहाँ पर बालक अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये भी 2005 के एक्ट, ये अच्छा बाकी एक चीज सब में सेम है, सबकी धारा 3 के तहत आयोग का गठन होता है। ये बात सबसे अच्छी बात ये है कि सब में एक जैसा है। तो बालक संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन द चाइल्ड राइट, तो चाइल्ड राइट को कहाँ बताया गया? 2HE, तो 2HE में किसको बताया गया है? नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है ना। तो बालक संरक्षण आयोग प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट के बारे में बातचीत करता है, PCR कर लेना, प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट,
ठीक है ना। तो ये आपका, फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पर आई और आई ए, ये दो जो है आपका संविधान के तहत बताए गए हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा, और लास्ट में पहले वो अधिनियम के तहत देख लेते हैं। तो अगला है वहां पे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ठीक है ना। तो लास्ट है यहाँ पे 2 आपका नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जे। तो 2 जे में जो है तो आपका नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की बात करता है। 1 2 3 4 ये जो 4 आयोग हैं ये एक्ट के तहत बनाए गए हैं, और हर एक्ट की जो धारा है वो 3, सेक्शन 3। साइटेशन से याद रखना कि 1993 राष्ट्रीय वर्ग आयोग, 92, ठीक है ना, 2000 बालक के लिए 2005, और महिलाओं के लिए 1990। तो इस तरह से यहाँ पे, और आपका जो संविधान के तहत 2 बनाए हैं आपका देखोगे 2I और I से, 2I और 2I ए में यहाँ पे बातचीत करता है। तो यहाँ पे जो है नेशनल कमीशन ऑफ जो है तो एससी, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, ठीक है ना। तो एससी और एसटी को जो है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल कहाँ पे बताया गया है, 338 में एससी को बताया गया है, और 338A में एसटी को बताया गया है। अब देखो मेरी बात समझना, जिन्होंने संविधान पढ़ा होगा तो 238 शायद बी में ओबीसी को भी बातचीत करता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, वहां पे ओबीसी के बारे में बातचीत करता है। लेकिन ओबीसी बनाने के लिए यहाँ पे एक्ट, संविधान यूज नहीं किया है, ठीक है ना। तो जिन्होंने संविधान पढ़ा होगा वो कंफ्यूजन करके आएंगे, और ये तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ऑप्शन में दे सकता है, और यहाँ पर एक्ट लिखा है। बाकी तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा इनमें की बहुत, इसको थोड़ा ऐसा देख लेना एक बार तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। 2000 जो अमेंडमेंट है, तो ये भी पूछ सकता है कि 2019 की अमेंडमेंट में किसको जोड़ा गया। तो 2019 की अमेंडमेंट में यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 लोग को जोड़ा गया, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को और नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और बैकवर्ड क्लास, इनको कब 2019 की अमेंडमेंट में जोड़ा गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ओटी पूछ सकता है, ठीक है ना, किनको यहाँ पर 2019 के अमेंडमेंट में जोड़ा गया। क्लियर कहानी, बाकी कुछ भी नहीं है, परिभाषाएं हैं, 25 परिभाषाओं को आप आराम से देख लेना, उसमें ज्यादा परेशानी वाली बातचीत नहीं। अब आते हैं मानवाधिकार आयोग का गठन। तो सबसे पहले केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, अब देखो यहाँ पर 2 अमेंडमेंट हुए हैं महत्वपूर्ण, और दोनों अमेंडमेंट में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक प्रश्न तो पक्का बनने वाला है। पहला अमेंडमेंट यहाँ पर पहली बात तो कोई तकलीफ नहीं है, धारा 3 से 11 तक में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत करता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बातचीत करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, सेक्शन 3 से लेकर 11 तक में इनके बारे में बातचीत करता है, इनके गठन के बारे में। सेक्शन 3 की बातचीत करेंगे तो सेक्शन 3 में जो है तो आपका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि गठन की बातचीत यहाँ पर करता है, ठीक है ना। गठन की बातचीत यहाँ पे करता है, क्या कहता है यहाँ पे गठन के बारे में देखेंगे बैलेट में, कुछ भी कठिन नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एक NHRC नाम का निकाय गठन करे, कौन गठित करेगा, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पहली बात तो यहाँ पे गठन कौन करेगा, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी लिखना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा यहाँ पर गठन किया जाएगा, सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद आते हैं तो आयोग किससे मिलकर बनेगा, एक अध्यक्ष होगा। अब देखो अध्यक्ष में अमेंडमेंट था, पहले क्या था कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड सीजीआई ही होता था, लेकिन अब बोल दिया गया है चाहे रिटायर्ड सीजीआई हो या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझना, यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं, अभी मैंने ओटी में देखा बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे, रिटायर्ड बोलता है, रिटायर्ड, समझना अध्यक्ष जो होगा वो रिटायर्ड ही होगा, लेकिन आगे बढ़ेंगे सदस्य जो है वो एक्टिव हो सकता है, अध्यक्ष लेकिन कैसा होगा, रिटायर्ड होगा, फिर चाहे वो चीफ जस्टिस हो या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अध्यक्ष कौन हो सकता है, रिटायर्ड सीजीआई और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लिख लेना। तो अध्यक्ष कौन होगा, रिटायर्ड सीजीआई और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कौन होगा, अध्यक्ष। फिर उसके बाद देखो सदस्य बोलता है न्यायाधीश है या रहा है। अब देखो सदस्य के लिए 2 ऑप्शन कहता है, एनी मेंबर, तो मेंबर एनी एक्टिव और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, समझ में आया। अध्यक्ष के लिए कहता है एनी एक्टिव और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
अध्यक्ष ध्यान रखना रिटायर्ड ही बनेगा, फिर चाहे वो सीजीआई हो या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सदस्य एक्टिव जज भी बन सकता है और रिटायर्ड भी बन सकता है। सी कहता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है एक सदस्य जो किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड या एक्टिव चीफ जस्टिस रहा है तो उसको सदस्य बनाएंगे। और अगला यहाँ पर डी में भी अमेंडमेंट है, तीन सदस्य होंगे जिसमें से कम एक महिला होगी, तीन सदस्य जिसमें कम से कम एक महिला होगी। तो एक अध्यक्ष, ठीक है ना, एक अध्यक्ष होगा, एक जो है तो वही है कि आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर एक जो है तो वही कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और तीन सदस्य, कुल मिलाकर के 6 सदस्यों की जो है तो ये आपकी यहाँ पर एक आयोग बनेगी, कमेटी अध्यक्ष सदस्य मिला करके। तो 6 तो ये हो गए, ठीक है ना, समझना, तो 6 तो ये बन गए, 6 ये हो गए, 6 सदस्य यहाँ पे बना दिया। अच्छा, इसमें भी 3 में कम से कम एक महिला होगी, ठीक है ना, 6 में इसमें 3 में से जिनको ह्यूमन राइट्स के संबंध में ज्ञान हो तो ऐसे 3 सदस्य बनेंगे जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन इज अ वुमन, कम से कम एक क्या होगी, महिला होगी। ये हो गया। इसके बाद देखो आगे बढ़ोगे, इसके बाद क्या कहता है कि एक आपका ये जो धारा उसमें आपका एक नया जोड़ा है ना, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, तो दिव्यांगजनों के लिए मुख्य जो आयुक्त है बनाया गया है वहां पर चीफ कमिश्नर वो भी सदस्य होगा। तो प्लस वो चीफ कमिश्नर, तो ये हो गया, प्लस वो एक चीफ कमिश्नर जो है वो भी सदस्य होगा। प्लस यहाँ पर जितने आयोग हैं, तो कितने आयोग है यहाँ पर, आप यहाँ पे आयोग गिनोगे तो आयोग यहाँ पर कितने बताए गए, 6 आयोग यहाँ बताए गए। कितने आयोग बताए गए हैं, बताया ना, 4 अधिनियम के तहत, 2 संविधान के, 6 आयोग। तो हर आयोग का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पे क्या होगा, सदस्य होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस करके प्लस 6 आयोगों के अध्यक्ष, ठीक है ना, तो 6 आयोग के अध्यक्ष, तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए, अध्यक्ष सदस्य मिलाकर कितनी संख्या हो गई, 12 तक सदस्य इनकी संख्या हो सकती है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे मैंने आपको उसको सब बता दिया आपको वही, तो ये कहता है तो 12 तक यहाँ अध्यक्ष सदस्य को मिला करके 12 लोग की यहाँ पर नियुक्ति हो सकती है। यहाँ पे कहता है आपका ये पर्टिकुलर चीज। बाद में वहां पर कहता है कि एक महासचिव होगा जो सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना, महासचिव होगा सरकार का, जो सीईओ होगा, जो किसके कंट्रोल में काम करेगा, अध्यक्ष के, सीईओ, ठीक है ना। सीईओ जनरली मेन काम वही करता है। मुख्यालय कहाँ होगा, दिल्ली में, लेकिन भारत सरकार के अप्रूवल से अन्य जगह पर भी जो है तो मुख्यालय हो सकता है। इतनी काम की चीजें आपका यहाँ पे कहता है। अब पूरी धारा में मैं मानता हूँ ओटी कहाँ बनेगा, ओटी बनेगा एक तो आपका कि वहां पे रिटायर्ड, तो वहां पे अभी बुझाएगा, पहले केवल रिटायर्ड सीजीआई होता था, पर अब रिटायर्ड सीजीआई के अलावा रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज भी जो है तो अध्यक्ष हो सकता है। बाद में सदस्य बनने की योग्यता भी पूछ सकता है, वहां भी ओटी बना सकता है। तो सदस्य बनने के लिए हाई कोर्ट का रिटायर्ड या एक्टिव जज भी हो सकता है, सॉरी चीफ जस्टिस हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, ठीक है ना, सदस्य, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का जज पहले बोलता है कोई भी एक्टिव या रिटायर्ड जो है तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक्टिव या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये सदस्य हो सकते हैं। 3 सदस्य जिनको ह्यूमन राइट का अनुभव हो, एक महिला, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये सब चीजें यहाँ पे कहता है। तो धारा 3, धारा 4 में नियुक्ति के बारे में बातचीत करता है। तो भाई साहब राष्ट्रपति हस्ताक्षर मुद्रा सहित नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। धारा 4 में इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, तो बाई वारंट है। राष्ट्रपति यहाँ पे कहता है अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करता है, अधिपत्र को इंग्लिश में कहते हैं बाई वारंट। तो अपॉइंटेड बाई राष्ट्रपति बाई वारंट विद सील एंड साइन, तो सील एंड साइन के द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर करता है, ये धारा 4 में कहता है। लेकिन राष्ट्रपति साइन मतलब नियुक्त करने के पहले एक समिति की सिफारिश पर ऐसा करता है। तो समिति किस कौन बने, तो समिति में एक पीएम साहब अध्यक्ष होंगे, फिर एक स्पीकर, ठीक है ना, ध्यान रखना स्पीकर, देखोगे आप वहां पर तो स्पीकर, होम मिनिस्टर या अपोजिट लीडर इन द बोथ हाउसेस, ठीक है ना। तो स्पीकर हो गया, डेप्यूटी चेयरमैन हो गया, समझना यहाँ पे 5 सदस्य मिलेंगे आपको। अब सरल शब्दों में समझा 5 सदस्य कौन होंगे, 5 सदस्य कौन होंगे, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन की बातचीत कर रहा है। तो 5 सदस्य में एक तो आपका स्पीकर होगा, एक आपका चेयरमैन होगा, सभापति, अध्यक्ष लोकसभा का, राज्यसभा का सभापति, 2 ये हो गए कंफर्मेशन
विपक्ष के दोनों नेताओं को बैठा लो, लोकसभा का भी लो, भाई तू भी आ जा, राज्यसभा तू भी मत लो, चल तू भी आ जल्दी से, उसको बुला लो। और अब एक जो है तो होम मिनिस्टर, भैया क्योंकि ह्यूमन राइट की बातचीत हो रही है तो होम मिनिस्टर को भी बुला लो, ठीक है ना। तो होम मिनिस्टर तो ये 5 लोगों से मिल करके 5 लोग और प्लस पीएम साहब तो हमारे जो है तो कैप्टन ही है ना। तो यहाँ पर 5-6 लोगों से मिल करके ये एक कमेटी बनेगी और ये राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देगी कि इसको बनाइए ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य, क्योंकि ये जज साहब ने हमारे पक्ष में सबसे ज्यादा निर्णय दिए हैं और हमेशा हमारा सपोर्ट किया है और हमारे किसी भी है ना। चलिए वापस आए, जब से रंजन गोगोई की नियुक्ति हुई है राज्यसभा सांसद के तौर पर, तब से काफी प्रश्न चिन्ह उठे हैं कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर, और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठे रहे हैं हमेशा से, फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार अभी आई है, पर हमेशा लोग चाहते थे कि न्यायपालिका पर कंट्रोल हो हमारा, और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि रहता है न्यायपालिका पर सरकार का कंट्रोल, पर टकराव भी होता है। बीच में एक समय था, शुरुआत का एक समय था, खूब टकराव की स्थिति उत्पन्न होती थी, बीच में थोड़ा कमजोर हुआ था, फिर से टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इस तरह से कहानियां चलती रहती हैं। वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है इसमें आपका पर्टिकुलर सेक्शन में। बाकी एक प्रक्रिया की बातचीत करता है, जैसे आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को आयोग का सदस्य बना रहे हैं, ठीक है ना, एक्टिव जज को ध्यान रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक्टिव जज है यानी कि कार्यरत जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो आयोग का क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। तो जब उसको आप सदस्य बना रहे हो तो किससे आपको पूछना पड़ेगा, आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। और हाई कोर्ट के जज को यदि आप यहाँ पे बना रहे हो तो किससे पूछना पड़ेगा, सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ सॉरी सीजेएस से, यानी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट से पूछना पड़ेगा। प्रक्रिया है यार, सीधी सी बात है कि यदि किसी भी मध्य प्रदेश के किसी जज को तुम बोल रहे हो कि आयोग का सदस्य, तो पहले उससे पूछ तो लो भैया, ठीक है ना। क्लास के किसी व्यक्ति को ले जा रहा है, क्लास मॉनिटर से पूछना पड़ेगा, वही कहानी और कुछ नहीं, सीधी सी बात है। तो ये प्रक्रिया है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओटी रेयर केस में बनता है, कॉमन सेंस लगाओगे तो लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे तो फिर ठीक है। फिर आते हैं, क्योंकि जो नियुक्त करता है उसी को आप त्याग पत्र दोगे, धारा 5, तो राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र दे सकते हैं, और अध्यक्ष सदस्यों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया भी जा सकता है। ये दोनों बातें आपके सेक्शन 5 में कहती है, ज्यादा कुछ भी ऐसा तकलीफ नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जांच कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जाएगी। कौन जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अभी इससे पहले भी हमने एक पढ़ा था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, कौन सा, आरटीआई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जांच जो है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी, साबित कदाचार, प्रूव मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी पर उसको हटाया जा सकता है, ये कहता है। देन अब धारा 6, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, जहां पर कोटी बन जाएगा, क्योंकि इनकी जो समयावधि कम कर दी गई है। तो पहले ये 5 साल था, अब यहाँ पे कर दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक है, और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु जो पहले हो और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ये आपकी धारा 6 यहाँ पर कहती है। कहानी चलिए, धारा 5 हो गई, धारा 6 हमने काम की बातें सब बता दी। धारा 7 कोई काम की नहीं है, छोड़ सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो क्योंकि इतने ज्यादा नहीं है। धारा 8 भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना, सेवा शर्तें निबंधनों की बातचीत करता है, ठीक है। धारा 9 आयोग की कार्यवाही, वही कहता है कि किसी कोई एकाध पद खाली है, जैसे कोई एकाध पद खाली है तो आयोग की जो कार्यवाही है वो इनवैलिड नहीं होगी, ठीक है, चलेगा, एकाध पद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैठक का समय, अब ये धारा 10 थोड़ा सा उसका पहला पैराग्राफ देख लेना कि आयोग की बैठक का स्थान और समय कौन डिसाइड करेगा, तो चेयरमैन ऑफ कमेटी, सॉरी कमीशन, तो आयोग का जो अध्यक्ष है वो बैठक का समय और स्थान का निर्धारण करेगा, ये धारा 10 कहता है। और धारा 11 ये कहता है कि भारत सरकार आयोग को और अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करेगा। अब केवल वो आयोग के अध्यक्ष लोग तो काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज है भाई साहब, वो हमेशा जज जो है तो कभी भी कोर्ट में अकेले जाता है और जहाँ बाबू दिखते तो ही काम करता है, भाई ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उनके लिए काम करने के लिए जो है तो पूरी फौज चाहिए, तो फौज जो है तो देंगे हम धारा 11 में, ठीक है ना, ठीक है ना। वर्क हैबिट हो जाती है ना कि हमेशा वो आदत होती है कि भैया जब तक 8-10 लोग का स्टाफ नहीं देखे सामने तो काम ही नहीं होता है अपने से,
है ना। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे धारा 11 बेसिकली वही कहती है कि इनको अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। फिर आते हैं धारा 12 सेक्शन 12। तो आयोग के कार्यों को बताया गया है। धारा 12 देखोगे 12 से 16 तक में कृत्य और शक्तियों के बारे में बातचीत करता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो इनको फटाफट देख लेते हैं। तो देखिएगा धारा 12 में 12 प्रकार के, इनको कितने कृत्य बताए गए हैं, 12 प्रकार के। तो छोटे मोटे अमेंडमेंट यहाँ पे बताए गए हैं। तो देखो यहाँ पे कहता है कि स्वप्रेरणा से अब आयोग जो है तो कैसे कार्य करेगा। तो ये थोड़ा सा 12 का ए पॉइंट में ओटी बनने की संभावना है। तो आयोग जो है तो या तो स्वप्रेरणा से, ऑन मोटिव, या पीड़ित द्वारा आवेदन पर, ऑन द एप्लीकेशन बाय विक्टिम, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काम करेगा। ठीक है ना, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको निर्देश दे कि भैया काम करना पड़ेगा, तो फिर तुमको काम करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये यहाँ पर अंडरलाइन लगा लेना, ये बात पे ओटी बन सकती है। ठीक है ना, ये पॉइंट्स पर। बाद में आप आगे देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे। प्रक्रिया है कि मतलब कि मानवाधिकार मामले में जो है तो कोई हस्तक्षेप कर सकता है, जेल उल वगैरह का निरीक्षण कर सकता है, पुनर्विलोकन, कोई सिफारिश वगैरह रिकमेंडेशन सरकार कर सकता है। बाद में प्रक्रिया है पूरी, ऐसी कोई चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको परेशान करे, ओटी बनने की संभावनाएं हो। तो शुरुआत में ही मुझे लगता है कभी ओटी बनेगा तो बनेगा, बाद में पूरी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। एक बार इसे पढ़ लेना तो बहुत ज्यादा याद करने लायक चीज वहां पर नहीं, धारा 12 में। ठीक है, कभी इसके कितने प्रकार के इनकी कार्य बताए गए हैं तो वो कभी बन जाए। तो यहाँ पे कितने प्रकार के बताया मैंने, हाँ कितने बताया, 10 बताया ना। अरे 10 प्रकार के बताया, कितनी बताया मैंने, 10। धारा 12 में मैंने बताया, धारा 12 में 10 प्रकार के कार्य। अच्छा गलत ने बताया दिए हो तो फिर सुन लो, धारा 12 में 10 प्रकार की। धारा 12 अब खुद ही लगाओ ना यार, मेरी मतलब मेरी बात सुन लेते हो। 10 ए बी 2 सी 3 डी 4 5 6 7 8 9 10 है ना। और बताओ, ठीक है ना। और आगे दिखा है, जे के आगे दिखा है, हाँ खत्म हो गया है। तो कितने, 10 है ना, 10 है ना। अब कंफ्यूजन खत्म हुआ। तो 10 प्रकार के कार्य बताए गए। तो यहाँ पे ओटी कहाँ बनता है, शुरुआत में ही ध्यान रखना कि आयोग स्वप्रेरणा से पीड़ित के आवेदन पर या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यहाँ पर मानवाधिकार आयोग संबंधी मामलों की जांच कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर कहानी। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, इसी में ओटी बनेगा कभी बनेगा तो। फिर इसके बाद आते हैं भैया धारा 13 है, आयोग जांच कर रहा है। तो जांच करते समय आयोग कौन सी शक्ति रखेगा, सिविल न्यायालय कौन शक्ति रखेगा, सिविल कोड की शक्तियां रखेगा। बस यही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है धारा 13 में। तो पावर रिलेटिंग इंक्वायरीज, तो जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां यहाँ पर रखेगा, ये धारा 13 कहता है। फिर इसके बाद धारा 13 में छोटी मोटी तो बहुत सारे ओटी निकल सकते हैं, पर वही है कि जैसे मैं आपको धारा 4 देखो, तो धारा 4 में देखो कि वही कि अवमानना के प्रयोजन से, तो धारा 4 में आ जाओ कि अवमानना के प्रयोजन से इसको क्या माना जाएगा, सिविल न्यायालय। यदि आयोग की अवमानना की जाती है तो अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कार्रवाई करने के लिए क्या माना जाएगा, सिविल न्यायालय माना जाएगा। और फिर वही है कि आपकी जो वही 5 धाराएं जो वहां पे लिखा हुआ है ना, देखो मिल जाएंगी आपको, 175 178 शपथ है ना, शपथ उत्तर, और वही साइन हस्ताक्षर, और ये 175 में वही समन के पालन में उपस्थित नहीं होता है। 100 और 228 है कि वही है कि उनको विघ्न डालता है, अपमान करता है, इंसल्ट करता है, डिस्टर्बेंस करता है। तो यानी कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने के लिए क्या माना जाएगा, सिविल न्यायालय समझा जाएगा, ये कहता है। और आयोग के समक्ष कार्यवाही को 193 228 के तहत न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। तो आयोग की कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा, इसका मतलब ये है कि आईपीसी के सेक्शन 193 यदि आप पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि कोई यदि लोक सेवक कार्यवाही करता है, वहां पे कोई झूठी गवाही मिथ्या साक्ष्य देता है तो 3 साल सजा है। लेकिन वहीं यदि न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देता है तो कितनी सजा है, 7 साल। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 193 के लिए आयोग के समक्ष कार्यवाही क्या माना जाएगा, न्यायिक कार्यवाही। समझ में आया, ताकि सजा ज्यादा मिल सके। तो ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट
4 में अवमानना के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा, और 5 में कि आयोग के समक्ष जो कार्यवाही होंगी तो क्या माना जाएगा, न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये यहाँ पे 4-5 में बातें यहाँ पे ध्यान में रखना। चलो बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं अन्वेषण। धारा 14 इन्वेस्टिगेशन एक प्रक्रिया है आयोग जांच में अन्वेषण करने के प्रयोजन से, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सहमत से किसी भी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उनकी मदद ले सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण करने के प्रयोजन से आयोग यहाँ पे क्या कर सकता है, भाई आयोग जांच कर रहा है, जांच के दौरान उसको लगता है कि अन्वेषण करना है, तो किसी भी जो है तो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुमति से किसी भी एजेंसी से मदद ले सकता है। ये धारा 14 में यहाँ पे बातचीत करता है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो धारा 14 में यहाँ पे यही बातचीत करता है। धारा 15 उतने काम का नहीं है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, छोड़ दीजिए। धारा 16 भी अब थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। फिर आज जाते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में प्रक्रिया की बातचीत करता है, प्रोसीजर। धारा 17 से 20 तक में प्रोसीजर की बातचीत करता है। तो शिकायत की जांच, पहला तो इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, तो धारा 17 में उसका हेडिंग कहता है शिकायत की जांच। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात करता है कि अब देखो आयोग मानवाधिकार के संबंध में यदि शिकायत की जांच कर रहा है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से कोई भी रिपोर्ट मंगवा सकता है। तो कॉमन सेंस की बात है, शिकायत की जांच करते समय रिपोर्ट मंगवा सकता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी से भी। ठीक है ना, यदि आयोग को नियत समय के भीतर रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो स्वयं भी जांच कर सकता है और जो भी कार्यवाही है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये धारा 17 यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक करते समय इसमें कभी 17 में मेरे हिसाब से ओटी बनेगा भी, गलती से बनेगा, और यही बनेगा कि शिकायतों की जांच करते समय किस धारा के तहत आयोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगवा सकता है। तो धारा 17 आप देख लो, पूरी धारा में मुझे उसी चीज के लिए जानकारी रिपोर्ट मंगवा सकता है धारा 17 के तहत, और ज्यादा धारा 17 में मुझे कोई हाईलाइटेड चीजें लग नहीं रही है। आगे बढ़ सकते हो। जांच के दौरान कार्यवाही की बात, अब ये थोड़ा धारा 18 कुछ मामलों में ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है पर ठीक है। जांच के दौरान या जांच के बाद क्या कार्यवाही करेगा, तो जांच के दौरान यहाँ पर क्या कार्यवाही करेगा, तो यहाँ पर वही कहता है कि जांच के दौरान, जांच पूरी होने पर, जांच के दौरान या पूरी होने पर यहाँ पर वही है कि जहां पर पाता है कि लोक सेवक द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा ह्यूमन राइट का वायलेशन किया गया है, ठीक है ना, या उसके निवारण में उपेक्षा की गई है, तो या उत्पीड़न किया गया, तो वहां पे संबंधित प्राधिकारी को, तो संबंधित प्राधिकारी को जो है तो यहाँ पर शिकायतकर्ता या पीड़ित को, कुटुंब के सदस्य को सिफारिश कर सकेगा। तो जैसे वही है, जैसे मान लो कोई सरकारी लोग पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, पुलिस वाला है, कोई सरकारी विभाग का अधिकारी कर्मचारी है, उसने कुछ ऐसा काम किया है जिससे किसी प्राइवेट व्यक्ति के कह सकते हो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो क्या करेगा, रिकमेंडेशन करेगा। अब देखो कुछ ये आदेश नहीं करेगा, क्या करेगा, सिफारिश करेगा कि इसने गलत किया है तो इसके बिहाफ क्या दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, किसको, विक्टिम को, पीड़ित को। तो ये चीज कहता है, और साथ में कहेगा कि ये जो जितने भी पब्लिक सर्वेंट है जिन्होंने इस प्रकार से मानवाधिकार का वायलेशन किया है उनके खिलाफ आप आवश्यक कार्यवाही करें। तो वही सब यहाँ पे कहता है ए में, कि ए में बड़ा सरल शब्दों में समझो कि ए में जब आयोग पाता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है तो आयोग यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है किसका, प्रतिकर का और कार्यवाही का, विभागीय कार्यवाही का रिकमेंडेशन दे सकता है। समझ में आया, प्रतिकर के लिए और विभागीय, पीड़ित को प्रतिकर दिलवाने के लिए और विभागीय कार्यवाही का रिकमेंडेशन भेज सकता है। बात समझ में आया, ठीक है ना, ये कहता है ए, सरल शब्दों में समझना। फिर आगे कहता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे सकता है कि आप आवश्यक रिट निकालें, तो ये लोग मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कार्रवाई हो तो यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रिट निकालने के लिए बोल सकता है। ये कहता है आगे, आगे कहता है कि कोई भी जांच करने के बाद पीड़ित व्यक्तियों को या कुटुंब के सदस्य को कोई भी अंतरिम इंटरिम कोई रिलीफ मिलना चाहिए। अंतरिम सहायता, अंतरिम सहायता का मतलब हमेशा होता है ड्यूरिंग द इंक्वायरी, जांच के दौरान लगता है कि भाई चलो इनको कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए अभी, तो अंतरिम सहायता यहाँ पर दे सकता है। ये सब चीजें यहाँ पे कहता है। पूरी प्रक्रिया है, ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। धारा 17-18 में हम आपको ज्यादा परेशान करें तो एक ऐसा प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बोलता है।
तो बहुत ज्यादा ओटी बनने की यहाँ भी संभावना नहीं है। 2-3 चीजें हैं कि किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा मानवाधिकार आयोग पर कह सकते हो ऐसा ओटी बना सकता है कि विभागीय कार्यवाही की सिफारिश किस धारा के तहत कर सकता है, धारा 18 के तहत। आयोग की धारा के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिट निकालने का निर्देश यानी कि रिट निकालने का निर्देश दे सकता है धारा 18 के तहत। तो ये ऐसी 1-2 पॉइंट्स है जहाँ पे ओटी बन सकती है। किसी भी पीड़ित के लिए इंट्रीम कंपनसेशन का आदेश किस धारा के तहत किया जा सकता है, धारा 18 के तहत, ठीक है ना। तो इंट्रीम कंपनसेशन का आदेश, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई कर विभागीय कार्रवाई का आदेश या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रिट निकालने का आदेश, तो ये सभी जो है तो निर्देश जो है तो ये धारा 18 के तहत किया जा सकता है। यही 2-3 चीजें हैं जहां पे गलती से ओटी बन जाए तो बन जाए, ठीक है ना। अब आते हैं धारा 19। अब चूंकि धारा 19 सशस्त्र बलों आर्म फोर्स के बारे में प्रक्रिया की बातचीत करता है, तो धारा 19 में भी ऐसा ठीक है, थोड़ी हल्की सी समयावधि लिखी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यदि आयोग को जानकारी मिलती है कि कोई भी आर्म फोर्स का मेंबर है और उसने जो है तो कोई ऐसा कार्य किया है जिससे मानवाधिकार आयोग मतलब मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाएगा। तो आयोग स्वप्रेरणा से अर्जी प्राप्त होने पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। तो आयोग जो है तो जैसे अब आयोग को पता चला कि भाई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है और किसने किया है, आर्म फोर्स ने किया। आर्म फोर्स मतलब वही नेवी, एयरफोर्स जो है तो उनके द्वारा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर किया गया है कोई भी ऐसा वायलेशन। तो यहाँ पर स्वयं स्वप्रेरणा से स्व मोटो या फिर ऑन कह सकते हो रिसीव द एप्लीकेशन पिटीशन, यहाँ पे केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और कोई कार्यवाही यदि यहाँ पे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिश कर सकेगा। आगे कहता है कि केंद्र सरकार जो भी सिफारिश की गई 3 महीने के भीतर आयोग को सूचित करेगा। यानी कि कुछ भी उसने कोई जानकारी मांगी है या केंद्र सरकार को सिफारिश की है तो उसने केंद्र सरकार ने क्या किया है क्या नहीं किया है इसकी जानकारी केंद्र सरकार कितने समय के अंदर देगा, 3 महीने के अंदर, ठीक है ना। ये काम की चीज है, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं। फिर बाद में प्रक्रिया की बातचीत है कि आयोग जब सिफारिश पर जो है तो कोई भी कार्रवाई कर दी गई है रिपोर्ट को प्रसारित करेगा और साथ में जो पिटिशनर है, अर्जीदार है और उसके जो एलआर है उनको भी कॉपी फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध करवाएगा। तो ये प्रक्रिया है यहाँ पर बातचीत, सिंपल सी बात। इसमें वही एक आध बार ओटी बनाओ 3 महीने के लिए कि यदि सशस्त्र बल के संबंध में कोई सिफारिश की गई है तो सिफारिश के संबंध में रिपोर्ट कितने समय में केंद्र सरकार को देनी है, 3 महीने के अंदर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। 20 एक प्रक्रिया है, आयोग अपनी वार्षिक और विशेष रिपोर्ट बनाएगा। तो प्रत्येक वर्ष आयोग अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ये यहाँ पे कहता है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। और बाद में उस रिपोर्ट को यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अच्छा एक बात समझ लेना, इन सभी धाराओं में आयोग शब्द यूज किया गया है। एक बात बताना रह गया था, आयोग का मतलब ये कि ये धाराएं जितने भी आयोग है, चाहे केंद्रीय आयोग हो या राज्य आयोग हो, दोनों के लिए काम करेगी। समझ में आया, कमीशन सब यूज किया गया। ये मत, इसलिए देखो आप सिंपल आप कॉमन सेंस की बात समझ जाओगे। यदि हर जगह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो भाई केंद्र सरकार काम करेगा, केंद्रीय आयोग तो सुप्रीम कोर्ट को ही बोलेगा, राज्य आयोग तो हाई कोर्ट को बोलेगा, केंद्रीय आयोग तो संसद में रिपोर्ट रखवाएगा, राज्य आयोग विधानमंडल में लगवाएगा। समझ में आया, तो ये दोनों के लिए बातचीत करता है, आयोग शब्द वहां पे यूज किया गया। इसलिए इतना डिटेल से नहीं पूछेगा पर एज ए नॉलेज मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब आते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में धारा 21 से लेकर के 29 तक में प्रावधान किया गया स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ज्यादा कुछ भी नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग तो SHRC, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सेक्शन 21 से 29 तक में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। जैसा कि यहाँ पर सेक्शन जो है तो 21, अब देखो इसको 21, अब देखो ऐसे याद रखना, धारा 3 उधर बताया गया है और 2+3 2 1 ऐसे याद रखना, 3 उधर और 2 1 में इधर, तो 3 2 1, ठीक है ना। तो 3 में बताया गया है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और 2 1 में जो है तो यानी कि 21 बताया गया है राज्य, ठीक है ना। तो जैसा आपको याद करना है, दोनों का जोड़ भी 3 होता है, 3 2 1 जो आपका दिमाग लगे जो आप चला लो, इतनी सारे आइडियाज हैं आपके पास, ठीक है। तो इसके तहत आप यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिमाग लगाना है, पेन नहीं खाना है,
अच्छा, आओ बेचारा पेन और नाखून, टेंशन में यही दोनों खत्म होते हैं। आओ, ठीक है ना। तो मुद्दे की बातचीत करते हैं। ये आपका सेक्शन 21। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। एक अध्यक्ष होगा जो चीफ जस्टिस या जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन होगा? अब देखो मजेदार बातचीत, अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा मजेदार चीज लिखी है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ कहते हैं एक अध्यक्ष जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है ना। अभी बीच में मेरे से एक है, तो यहाँ पे वो देखो हु हैज बीन द चीफ जस्टिस द जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी रहा है यानी कि रिटायर्ड है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, चाहे उधर हो चाहे इधर हो, अध्यक्ष कौन बनेगा? रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस ही आपका अध्यक्ष बनेगा। बाद में सदस्य के लिए कहता है कि सदस्य, अब सदस्य के लिए थोड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे सदस्य के लिए क्या बोला है कि जज ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का जज है वो सदस्य बन जाएगा, वहां पे कोई समस्या नहीं। लेकिन कोई दूसरा जज भी हाई कोर्ट, मतलब कोई दूसरा जज भी यहाँ पर सदस्य बन सकता है जो एज ए जज उसने 7 साल या उससे ज्यादा अपनी सेवाएं दे दी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आगे क्या कहता है कि राज्य का जिला न्यायाधीश, अब वहां पे जिला न्यायालय का न्यायाधीश बोला है, तो जिला न्यायालय का डीजे, उसको डीजे ऐसा लिख लेना। तो जज ऑफ हाई कोर्ट और डीजे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको सदस्य के लिए ऐसा लिख लेना, वन मेंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है कि जज ऑफ हाई कोर्ट आर डीजे 7 ईयर, ठीक है। तो पता रहेगा कि जो डीजे साहब हैं डिस्ट्रिक्ट जज हैं, तो 7 ईयर तक उन्होंने प्रैक्टिस अपनी कर रखी है, उसके मतलब एज ए जज काम कर रखा है, तो ही जो है तो सदस्य बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन अगली चीज है एक सदस्य होगा जिसे हाई कोर्ट के सॉरी एक सदस्य होगा जिसको मानवाधिकार के संबंध में नॉलेज हो। तो यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर एक अध्यक्ष, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा है, तो 3 सदस्य यहाँ पे कुल मिलाकर के आपके, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, बस इतने ही। फिर बाद में कहता है कि एक सचिव होगा, एक सेक्रेटरी होगा जिसको अपन सीईओ बोलेंगे, ठीक है ना। मुख्यालय राज्य सरकार द्वारा डिसाइड किया जाएगा मुख्यालय कहाँ होगा। तो जैसे मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो भोपाल में, ठीक है। 2 या अधिक राज्य, आगे प्रक्रिया की बातचीत करता है कि भैया 2 या अधिक राज्य चाहें तो फिर ऐसी कंडीशन में वो दो आपसी सहमत से एक ही आयोग को 2 राज्यों में अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो 2 या अधिक, धारा 5, धारा 6 देखो, तो ये अमेंडमेंट हो धारा 6, तो 2 या अधिक राज्य जो है तो राज्य सहमत से उनको अन्य राज्य के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा ये उपधारा 7 का चीज काम की है। यहाँ पे ये कहता है कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी को छोड़ करके, ठीक है ना। अब देखो इसको सरल शब्दों में समझो। आपका कितने प्रकार की संघ राज्य क्षेत्र बताए गए हैं वर्तमान में? यूनियन टेरिटरी है 8। तो समझना, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 यूनियन टेरिटरी का काम किसको दिया जाएगा? केवल केंद्रीय आयोग को। किसको दिया जाएगा? केंद्रीय आयोग को। दिल्ली में कोई ह्यूमन राइट संबंध में घटना हो रही है, जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट के संबंध में कोई घटना हो रही है, लद्दाख में ह्यूमन राइट के संबंध में घटना हो रही है, जांच कौन करेगा? केवल केंद्रीय आयोग। लेकिन बाकी जो बचे हुए 5 यूनियन टेरिटरी हैं उनके संबंध में यदि ह्यूमन राइट की घटना हो रही है तो जो राज्य आयोग है, संबंधित आसपास के जो राज्य आयोग हैं, तो वो भी वहां पर जांच कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ये ओटी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी थोड़ा सा अमेंडमेंट है, तो इसे सुन लो। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 3 यूनियन टेरिटरी में यदि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के मामले होते हैं तो कौन जांच करेगा? केंद्रीय आयोग, ठीक है ना। केंद्रीय आयोग जांच यहाँ पर करेगा, CHRC, सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन काम करेगा, ठीक है। लेकिन बचे हुए 5 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके लिए SHRC काम कर सकता है। ये यहाँ पर कहता है आपका, ये नीचे जो धारा 7 और धारा 8 यहाँ पर बताया गया है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ओटी बनने की संभावनाएं हो सकती है। क्लियर कहानी? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। धारा 22 कुछ भी नहीं है, राज्यपाल। अब से वहां पर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राज्यपाल बाय वारंट, साइन, सील एंड साइन यहाँ पर नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा। ये कहता है धारा 22। अब आगे कहता है
सिफारिश करेगा। तो यहाँ पर भी 4 सदस्यों से मिलकर सिफारिश करता है। तो मुख्यमंत्री जी हमारे सीएम जी हमें अध्यक्ष होंगे, विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य होगा, गृह मंत्री जो है। तो अब देखो यहाँ पर वही है कि जनरली देखो यहाँ पर विधान परिषद, अब देखो मेरी बात समझना कि एक अध्यक्ष और 3 सदस्य कहाँ होंगे, जहां पर केवल विधानसभा है, और जहां पर विधान परिषद है वहां पर एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। ऐसा लिख लो। जिस राज्यों में, वो आपको पता है आपके वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28, तो लिख लो कि वही है 7 राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों है। तो जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों है वहां पर एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य, ठीक है ना। और जहां पे केवल विधानसभा है वहां पर एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य। अब कॉमन सेंस लगा लो, जहां पर जैसे मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो यहाँ पे केवल विधानसभा है, तो हमारे मामा जी बन गए अध्यक्ष। उसके बाद जो आपका विपक्ष का जो नेता है वो एक सदस्य बन गया, जो विधानसभा का अध्यक्ष हो गया उसको हमने सदस्य बना दिया, और गृह मंत्री को बिठा दिया, बस कहानी खत्म, ठीक है ना। अब जहां पर केवल विधानसभा है वहां पर एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, ठीक है ना। जहां केवल विधानसभा है और जहां विधानसभा और विधान परिषद है वहां एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, क्योंकि विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का विपक्ष का नेता वो 2 और जुड़ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, देखो नीचे परंतु में कह रहा है, ठीक है। बाकी आगे प्रक्रिया है कि हाई कोर्ट के किसी एक्टिव जज को नियुक्त करना है तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से पूछना पड़ेगा, साहब आपके जज को ले जाएं, है ना। क्लास से किसी बच्चे को ले जाना है तो क्लास मॉनिटर से पूछना पड़ेगा, साहब इसको ले जाए, थोड़ा काम ले जा बेटा। क्लास मॉनिटर बोलता है ले जा, बस इतनी कहानी है आपकी आगे। और रिटायर्ड है तो फिर पूछने की जरूरत नहीं, केवल एक्टिव। रिटायर्ड में क्या पूछेगा, बेचारा घर में बैठा हो कुछ काम कर लेगा, है ना, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो ये समझ में आ गया सभी को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर इनके सिफारिश से राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। बाद में हटाने के लिए कार्यवाही राज्यपाल, क्योंकि जो देखो सीधी सी बात है, जिसने नियुक्त किया है आप उसको अपना रेजिग्नेशन दे सकते हो, ये धारा 23 में कहता है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि बाद में यदि साबित कदाचार असमर्थता के आधार पे हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जांच करेगा। देखो ये साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर नहीं हटाना है तो जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और हटाएगा कौन, देखो वहां पे लिखा है कौन हटाएगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का जांच पर ऐसे अध्यक्ष सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। और नीचे भी देखोगे तो अध्यक्ष सदस्य को जो है राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखना कि अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार है, फिर समझ रहे हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य को अपना त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे, राज्यपाल को। लेकिन हटाना है तो राष्ट्रपति ही हटाएगा, ध्यान रखना। समझ में आ गया, त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को। लेकिन यदि उनको हटाना है, ठीक है ना, तो कौन करेगा, केवल राष्ट्रपति ही करेगा। और दोनों आप चाहे इधर धारा इधर की जो है तो पढ़ो, सेक्शन आपकी 23 पढ़ो या उधर की जो सेक्शन 5 पढ़ो, दोनों धाराओं में आपको ये चीज सेम मिलेगी। उधर की धारा 5 ही है ना, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ धारा 5 ही है। ये दोनों में सेम कहता है कि अध्यक्ष सदस्य के बारे में जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो ये ध्यान रखना, आप चाहो तो लिख सकते हो कि धारा 5 के जैसी 23 में, धारा 23 के साथ देख लो धारा 5, ठीक है ना, खासकर वो हटाने के लिए फॉर द रिमूवल एज लाइक सेक्शन 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आप, ये पर्टिकुलर तो याद रखेगा। पदावधि भी सेम है, एज लाइक सेक्शन 6, पदावधि भी सेम लिख लेना, एज लाइक सेक्शन 6, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष मतलब की काम और 70 वर्ष की एज, जो भी उसमें पहले हो जाए। और रीअपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर, ठीक है ना, पात्र होंगे, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, वहां भी लिखा है यहाँ भी लिखा, ध्यान रखना दोनों जगह लिखा है रीअपॉइंटमेंट के लिए पात्र होंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। फिर कुछ भी नहीं है, 25-26 छोड़ दो, कोई काम का नहीं। 27 भैया वही कहानी है, अभी जज लोग हैं उनको कुछ कर्मचारी अधिकारी देना पड़ेगा, धारा 27 में दे दो। धारा 28 हेडिंग ध्यान रखना, इसमें चूंकि वो अलग से उसमें एक वो अलग चैप्टर, यहाँ पे राज्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी केंद्रीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट कहाँ बताई गई है, केंद्रीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट कहाँ बताई गई है,
धारा 20 में, ठीक है ना, और 28 में राज्य आयोग। तो लिख लेना, केंद्रीय आयोग इकट्ठा लिख लेना, ऐसी धाराओं पे एक साथ लिख लिया करो। तो धारा 20 के पास भी लिख लेना धारा 28 राज्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, और यहाँ पे कहाँ पे धारा 28 लिख लेना 20 में कि राज्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये साथ में ये पूछा भी है एक बार, देखो इसमें बना भी है एमपी एडीपी 2016 में ये पूछा भी है। तो ये वार्षिक रिपोर्ट के बारे में देख लेना, बाकी कुछ भी नहीं। अब आते हैं अध्याय 6 ह्यूमन राइट मानवाधिकार न्यायालय। तो ह्यूमन राइट कोड के बारे में गठन करने के बारे में आपका ये जो अध्याय है वो 30 यहाँ पे कहता है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मानवाधिकार के जो वायलेशन के मामले हैं उनका शीघ्र विचार स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य सरकार, अब देखो महत्वपूर्ण है, ह्यूमन राइट कोड का गठन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट विथ रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ, मतलब विथ कंसेंट लिखा, सॉरी, विथ कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना, बाय नोटिफिकेशन। तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमत से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को, ठीक है ना, प्रत्येक जिले के, बिल्कुल साफ साफ कहता है, स्पेसिफाई फॉर द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट द कोर्ट ऑफ सेशन टू बी ए ह्यूमन राइट कोर्ट टू ट्राई द सैड ऑफेंस। तो यहाँ पर प्रत्येक जिले के सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के तौर पर, ह्यूमन राइट्स न्यायालय के तौर पर नियुक्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगली चीज ये कहता है कि ध्यान रखना, जैसे अब बहुत सारे हमने एक्ट पढ़े हैं जहाँ पर ये कहता है कि सेशन न्यायालय को आप विशेष न्यायालय के तौर पर गठित कर सकते हो। तो यदि मान लो कि किसी जिले का सेशन न्यायालय है पहले से ही विशेष न्यायालय के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो फिर इस अधिनियम के तहत उसको कह सकते हो कि मानवाधिकार न्यायालय नहीं बनाएंगे, समझ में? यानी बिल्कुल फ्री बैठा हो, केवल कोर्ट ऑफ सेशन हो तो ही बनाएंगे। पहले से ही मैंने पहले से एसटी एससी का बाहर दे दिया है, करप्शन का भी दे दिया है, अब भैया उसकी जान लो क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन दूसरा भी काम करे, मतलब ठीक है वर्क लोड होगा तो काम अच्छे से नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे चीज लिखा है और कुछ नहीं। पर उतनी आगे वो प्रक्रिया है मेरे हिसाब से, वहां पे ओटी नहीं बनेगा, ओटी शुरुआत बनेगा। कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार बनाएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमत से बनाएगा, और किसी सेशन न्यायालय को एज ए ह्यूमन राइट कोड अपॉइंट करेगा। बाद में यहाँ पर आते हैं तो विशेष लोक अभियोजक, यहाँ पर भी भाई साहब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए समय वाली कितनी बोली, 7 साल, है ना। ये आपका जो कौन कौन सा इसी आपके विशेष एक्ट में कौन कौन से मिल गए, एक तो इसके पहले अभी पढ़ रहे थे हम लोग अपना, अभी कल कौन सा पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे ना भ्रष्टाचार, उसमें भी 7 साल है। इसके पहले पढ़ रहे थे मतलब 2-3 एक्ट मिल गए, अभी उसमें 7 साल बोला गया। एसटी एससी में भी 7 साल, आओ तो विशेष में तो 7-7 साल वाले मिल गए। ठीक है चलिए, तो ये यहाँ पे 7 साल। बाद में अध्याय 7 में कुछ भी नहीं है ज्यादा परेशान करने के लिए, केवल वो याद करने की चीजें हैं। केंद्र सरकार द्वारा अनुदान ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट धारा 32, राज्य सरकार द्वारा अनुदान धारा 33, हेडिंग देख लो बस, केंद्र सरकार अनुदान धारा 32, राज्य सरकार द्वारा अनुदान धारा 33, ठीक है ना। तो केंद्रीय आयोग का लेखा परीक्षण धारा 34, राज्य आयोग का लेखा परीक्षण धारा 35। तो लेखा परीक्षण में लिखा है अकाउंट ऑडिट, तो केंद्रीय आयोग का, तो इसको ऐसे लिख लेना, केंद्र आयोग केंद्र केंद्र राज्य राज्य, 32 32 32 34, ठीक है ना, 33 35, 32 34 33 35, तो 32 34 केंद्र और 33, ये इसमें कुछ नहीं, हेडिंग पे पढ़ लेना और कुछ भी नहीं है इसमें, केवल वो अगला जो है आपका, तो उसमें लेखा परीक्षण कौन करेगा, चाहे केंद्र का हो राज्य का हो, अंदर देखोगे कैग कौन करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, लेखा परीक्षण कौन करेगा, कैग करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जिसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत नियुक्त किया जाता है, उसके द्वारा यहाँ पर लेखा परीक्षण किया जाएगा, और कुछ भी यहाँ पर ज्यादा परेशानी वाली बातचीत इन धाराओं में नहीं। धारा 35 जो है तो एक प्रक्रिया की बातचीत करता है, थोड़ा सा काम की है, सॉरी धारा 36, अब प्रक्रिया में आओ, धारा 36 काम की धारा है, ओटी बनेगा, बन संभावना है। यहाँ पर बोला गया है कि आयोग समयावधि, इसमें ऐसे ओटी बनेगा कि आयोग के बारे में परिसीमा कहाँ बताई गई है, तो आयोग के बारे में परिसीमा बताई गई धारा 36 में, क्या बताया गया है कि मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की, ठीक है ना, सॉरी मानवाधिकार के उल्लंघन के, सॉरी आयोग के उल्लंघन बोल रहा हूँ, मानवाधिकार के उल्लंघन से 1 वर्ष के बाद
कोई भी मामला ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 1 वर्ष के अंदर यहाँ पे मामला ग्रहण करने की बातचीत धारा 36 में कहता है। ये बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो पहली बात तो 2 बातें कहता है। पहली बात तो किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जो अन्य किसी आयोग के समक्ष लंबित है, और दूसरा 1 वर्ष की समाप्ति के बाद मामले को जांच नहीं करेगा। तो धारा 36 ये कहता है। धारा 37 कहता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन यहाँ पर किया जा सकता है। तो राज्य सरकार, वहां पे सरकार लिखा है, सरकार लिखा है, तो सरकार आवश्यक एक या अधिक विशेष अन्वेषण दल का गठन यहाँ पे कर सकता है, ठीक है ना। तो ये धारा 37 यहाँ पे कहता है। सद्भावना पूर्वक कार्यवाही 38, सदस्य लोक सेवक माने जाएंगे 39, भारत सरकार के नियम बनाने की शक्ति 40A पूर्ववर्ती प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो ये थोड़ा सा 40A का थोड़ा हेडिंग देख लेना। तो पूर्ववर्ती प्रभाव से रेट्रोस्पेक्टिवली नियम बनाने की शक्ति धारा 40A बताई गई है, और आयोग द्वारा रेगुलेशन बनाने की शक्ति धारा 40B बनाई गई। कुछ भी नहीं है, अब इन धाराओं में कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, इनके तो हेडिंग नहीं पढ़ना है, पढ़ लेना, क्योंकि 40A भी काम की है और 40B भी काम की है। और भारत सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 40 और राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति धारा 41 कठिनाइयां दूर करेंगी धारा 42 में। यहाँ भी 2 वर्ष लिखा है, अधिकांश एक्ट में 2 वर्ष लिखता है, कुछ ही एक्ट में 3 वर्ष लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है आपका कह सकते हो कि 43 तो मैंने आपको बताई ही थी। तो ये आपका ह्यूमन राइट कमीशन बहुत ही संक्षिप्त में मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तो तरीका है, ठीक लग रहा है कि नहीं। इधर आज कम बच्चे आए, टाइम वो कर दिया तो बच्चे गायब हो जाते, दूसरे काम निकल आते हैं क्या। ऑनलाइन 4 जुड़े, 4 बच्चे, बाकी सब गायब, छुट्टी, दूसरे काम पे बिजी होंगे हैं। अब 1 घंटे में एक्ट कंप्लीट करवा रहा हूँ तो भी समय नहीं निकल रहा है, या तो अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है क्या, क्यों?